अगर नज़र डालें तो सिर्फ 4% महिलाएं हैं जो MD, CEO और बाकी पोजीशंस पे है निफ्टी में। और उसमें भी एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है कि हम 59% वर्किंग वुमेन ऐसी होती हैं जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं। Sorry, I was 59% वुमेन वर्किंग वुमेन अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं। अगर ये डेटा है तो ये सच है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है शायद इससे ज़्यादा हायर फिगर होगा इस डेटा का, दैट जो औरतें खुद भी अपना पैसा कमाती हैं वो तक अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस पूरी तरह से खुद नहीं ले पाती। करेक्ट। और क्योंकि मैं बनारस से हूँ तो एक बनारस का फैक्ट है, आप सबके वार्डरोब में बनारसी साड़ी होगी, लेकिन बनारसी बुनकर कभी भी फीमेल्स नहीं होती हैं। उनके हिस्से आते हैं कलर्स और धागे प्रिपेयर करने का काम, उनको कभी बुनकर का जॉब करते नहीं देखा। तो ये कुछ छोटे छोटे डेटा हैं, लेकिन आज हमारे पास है कुछ ऐसी 2 फीमेल्स जो सीट टू स्केल की कहानियाँ सुनाने के लिए हमें यहाँ पर मिली हैं। और उसमें भी खास बात ये है कि हम उनकी कहानियों से आज हौसला उधार लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनसे ही उनकी कहानी सुनें। कृतिका मैम, आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरे से नहीं, आप इनसे स्टार्ट करें। अगर कहानी 25 साल का एक सफ़र तय कर रही है और आगे भी मुझे लगता है और 25-50 साल का सफ़र तय करेगी, तो थोड़ी लंबी कहानी है। जल्दी से बोलने की मैं कोशिश करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट में किया था, उसके बाद फिल्म मेकर बनने का बहुत शौक था मुझे। इट वॉज अ ड्रीम टू बी अ डायरेक्टर। तो फिर मैंने जाके अपना मास कम्युनिकेशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर बहुत प्रसिद्ध सेंटर है दिल्ली में। उससे पहले बचपन आर्मी स्टेशन में गुजरा। मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे, मम्मी प्रोफेसर थी इकोनॉमिक्स की। तो एक बहुत स्वीट, बहुत सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग मेरी रही। हम बहुत किताबें पढ़ते थे, हम बहुत मूवीज़ पिक्चरें देखते थे, बहुत कंटेंट उस ज़माने में भी हम लोग कंज्यूम करते थे। तो कॉलेज के आखिरी साल में किसी ने मुझे कॉलेज के कैंपस में देखा, एक प्रोड्यूसर ने, और मेरा पहला टेलीविज़न शो एंकर करने के लिए मुझे ऑफर किया। अच्छा हो गया। उसके बाद पता नहीं कैसे नंबर किसी के पास पहुँचा, तो पहला लाइव इवेंट मुझे एंकर करने के लिए ऑफर किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी थी, इंडिया में लॉन्च हो रही थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर में शायद ना भी करती तो चलता, पर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने की वजह से मैं लगान के ऑडिशन में नहीं जा पाई। आई मेड दैट चॉइस, आई विल ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला जो मेरा एंकरिंग करियर का शो था, बहुत बड़ा था, तो होंडा लॉन्च इन इंडिया। वहाँ से जो शुरुआत हुई, आई वॉज पहले दिन से ही मैं जो आज कर रही हूँ वैसा ही काम मैं तभी करती थी, बट शुरुआत बड़ी गलत रीजन से हुई थी, क्योंकि दे पेड मी अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा दे दिया था उन्होंने मुझे 6 या 7 दिन के काम के लिए। तो मैंने कहा ये तो भाई बहुत अच्छा है, ये तो मतलब मैं कहाँ कैमरा उठाती फिरूँगी और डायरेक्शन करती फिरूँगी, ये देखती हूँ। बट शुरुआत में बहुत जो माहौल था उस वक्त लाइव इंडस्ट्री का, इन जनरल मीडिया इंडस्ट्री का, विजली विमेन औरतों के मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा मेरे लिए बहुत एक नया माहौल था, बिकॉज मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से थी, एक पढ़ी लिखी लड़की थी मैं, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज थे मेरे अबाउट जेंडर इक्वालिटी। थोड़ा सा समय लगा मुझे इस इंडस्ट्री में एडजस्ट होने के लिए, बट बहुत काम मिला। फिर 2010 में मैंने एक ब्रेक लिया 2 या 3 सालों का, बिकॉज आई गॉट मैरिड, में मेरी बेटी हुई। असली कहानी ना उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद जब 2012 में मैंने कहा अच्छा जो मैं करती हूँ ठीक ठाक करती हूँ, शिद्दत से करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मन लगा के करती हूँ, वापस चलते हैं, काम करते हैं। बेटी अब 2 साल की हो गई है, बहुत मैंने वक्त दिया था अपनी बेटी को पहले 2 साल। एंड फिर जो अनुभव हुआ मेरे लिए, वो आज भी शॉकिंग ही है। मैं वो वर्ड शॉकिंग यूज़ करूँगी उसके लिए। थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने, वो मेरी मर्जी, मैं अगर वेट पुट ऑन करूँ या ना पुट ऑन करूँ वो मेरी मर्जी होनी चाहिए। एज एन एंकर क्या ज़रूरी है कि मैं अपना कंटेंट प्रिपेयर करूँ, मेरी आवाज़ अच्छी हो, मेरा मॉड्यूलेशन अच्छा हो, मैं ऑन सेट डिसिप्लिन के साथ काम करूँ,
ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता था। जो दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुले होते थे, वही लोगों ने ना मेरे मेल्स का जवाब दिया, ना फ़ोन कॉल्स का जवाब दिया, ना मीटिंग की रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया। और मुझे सामने बिठा के कई सारे लाइव इंडस्ट्री के दिग्गजों ने ये बोला, क्योंकि सब मेरे दोस्त ही थे एंड कोइंसिडेंटली सब आदमी थे। तो सब ने बोला, अरे क्या है, क्या पति कमा नहीं रहा है क्या, क्यों, क्या हो गया, व्हाई डू यू वांट टू कम बैक, कैसे कर पाओगी, वेट इतना वेट हो गया है, यू आर 35 प्लस, कितनी ग्लैमरस लड़कियां हैं बिजनेस में, ना तुम नेटवर्क करती हो, ना सोशल मीडिया पे हो, एंड आई वॉज ऑलवेज आई वॉज वेरी क्लियर, आई वुड नॉट ब्रेक माई प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस। ऐसे करके बहुत क्लियरली मुझे बोला गया था कि ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, ये वापस नहीं आ पाओगी तुम। और एक प्रोफेशनल के लिए मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं तो अभी भी वही प्रोफेशनल हूँ, क्या फ़र्क हो गया है, सिर्फ बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा सा वेट चल गया है, थोड़ी उम्र बढ़ गई है। ग्लैमरस का डेफिनेशन हम सब अपना पर्सनल रखते हैं। तो उस वक्त जो मैंने फैसला किया, वो फैसला शायद हम सबके अंदर शक्ति दुर्गा विराजमान है, उस शक्ति का ने फैसला लिया कि तुम नहीं डिसाइड करोगे कि एज अ वुमन मैं कब रिटायर होंगी, ये मैं डिसाइड करूंगी एज अ वुमन प्रोफेशनल कि मैं कब रिटायर होंगी और मैं कब काम करना बंद करूंगी। और तब चाहे मेरे करियर की असली कहानी शुरू हुई, जब मैंने, अगर प्रोजेक्ट को 100 देना होता है तो मैंने प्रोजेक्ट को 150 दिया। वो भी करना पड़ा क्योंकि हम जो जिस चीज़ को मैं बैटल कर रही थी वो बहुत मैसिव, बहुत बड़ी थी। वो एक जो कन्वेंशन, जो स्टेरियोटाइप था औरतों को लेके इंडियन स्टेज पर, और 3 या 4 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर शायद लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ठीक है, गीतिका साड़ी पहन के आती है, चलो कोई बात नहीं, गीतिका बंद गला पहन के आती है, वो गाउन्स नहीं पहन रही है, वो डीप कट्स और स्लिट्स नहीं पहन रही है, वो नेटवर्क नहीं कर रही है क्लाइंट के साथ शो के बाद, पर शायद यार काम ठीक ठाक कर रही है, नहीं, आवाज़ ठीक ठाक है, शक्ल ठीक ठाक है, कपड़े ठीक ठाक पहनती है, डिलीवर करती है कंटेंट, क्लाइंट की बात मानती है, हेल्प करती है, कोऑपरेटिव है। धीरे धीरे करके ये सब होने लगा एंड बहुत सारे अवार्ड्स भी उसके बाद सडनली मिलने लग गए और बहुत अच्छा काम भी मिलने लग गया। और एक ऐसा स्टेज आया जो बहुत स्पेशल था मेरे लिए एटलीस्ट। एक ही समय में मैंने बहुत सारे मेरे जो आइकन्स हैं उनके साथ काम करना शुरू किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बहुत काम करना शुरू किया मेरे साथ एज एन एंकर। तो उस सब से फिर और भी वो एक बैटल आसान हो गया कि अगर कंट्री के जो टॉप ऑफिसेज हैं, कंट्री के जो दिग्गज लोग हैं, अगर वो एक ऐसी महिला पे विश्वास कर रही हैं जो शायद आप उनकी नज़र में आउटडेटेड हो गई है, तो कुछ तो बात होगी। तो मेरे हिसाब से वो मेरी कहानी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, पर उन सब लड़कियों के लिए जो अब लाइव इंडस्ट्री में आती हैं, उनको ये कभी एहसास नहीं होता कि आपकी शेल्फ लाइफ 5 साल है, क्योंकि अब उनकी शेल्फ लाइफ तब तक है जब तक वो काम करना चाहती हैं। तो अनुराधा जी, आपके जीन्स की क्या कहानी है? मेरी जीन्स तो है राजस्थान की, बट बड़ी हुई मैं बंगाल में, तो वहाँ मैं खड़गपुर IIT में मेरे पापा प्रोफेसर थे, तो हमने पहले से वही देखा कि बस एक IIT जाना है, बस वही ख्वाब थे शुरू से। और फिर IIT में पहुंच गए। IIT में मैंने तो जब पूरी डिग्री की तब मुझे लगा बाकी सब लोग जब जाते हैं US जाते हैं, तो मैं भी US जाती हूँ। मैं भी सारे एग्ज़ाम्स लिख के फिर US पहुंच गई। और US जाके फिर पहले PhD प्रोग्राम करने वाली थी, फिर मैंने एक मास्टर्स करके फिर मैंने कहा मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे पहले से ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मुझे सडनली लगा कि जो नोबेल प्राइज़ मुझे चाहिए था, जो मैं बचपन में थी, वो तो नहीं होगा। तो अभी आई थिंक आई एम बेटर एट डिस्कवरिंग माई सेल्फ इन फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल वांट, तो आई शुड डू समथिंग इन बिजनेस। तो फिर जब US गई और PhD प्रोग्राम से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया कि मास्टर्स करके बिजनेस स्कूल में जाती हूँ। फिर बिजनेस स्कूल गई और फिर ज्वाइन किया स्टार्टअप कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी में फर्स्ट टाइम आई थिंक लेट 90s में था, तो उसमें एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किया और मैंने ये देखा कि जिस 1.5 साल में
कम्प्लीटली बड़ी बना दी। और उसको देख के मैंने कहा कि ठीक है, अब एक बड़ी कंपनी में ट्राई करके देखते हैं। तो वो सब हो गया। उसके बाद में मुझे लगा कि अब तो मुझे अपना खुद का कुछ करना ही है। एंड समवेयर अराउंड दैट टाइम मेरी आई ऑल्सो गॉट प्रेगनेंट, मेरी एक बेटी भी हुई, और साथ साथ में वो भी हुआ कि एक नई चीज़ आ रही है, जीनोमिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कहते थे। तो ये सब गूगल के पहले की बात है, मतलब 1998-99 की बात है। तो मैंने उस समय फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हम सॉफ्टवेयर सब लोग सुनते हैं Y2K, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे हम अपने ही शरीर में क्या सॉफ्टवेयर है वो पता कर सकते हैं। तो ACTGs जो होते हैं, जो हमारे DNA में है, वो हम उससे पता कर सकते हैं। तो मैंने 2000 में मेरी पहली कंपनी शुरू की थी, ऑसिमम बायो सोल्यूशन। तो वो शुरू की थी, उस समय पूरी इंडिया में और भी कोई कंपनीज ऐसी नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बहुत मुश्किल से फिर वो खड़ी की थी, लेकिन 5 साल के अंदर मुझे एक ऐसा मौका मिला कि एक जर्मनी से कंपनी थी जो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट होने वाली थी, लेकिन सडनली उन्होंने कहा कि वी आर इन फाइनेंशियल ट्रबल, विल यू बाय अस। मैंने कहा या श्योर, व्हाई नॉट। तो मुझे उसमें कुछ पता नहीं था, लेकिन उस समय हमने ये निश्चय कर लिया कि फर्स्ट कंपनी जो है जर्मनी से हम खरीदेंगे। और फिर 2005, 6 और 7 में हमने जर्मनी, फिर नेदरलैंड्स और फिर US से कंपनीज खरीदी, एंड वी बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट जीनोमिक सर्विसेज कंपनीज। तो वो कंपनी हमने एक जीनलॉजिक US में खरीदी, एक नेदरलैंड्स में खरीदी, और सारे बड़े बड़े फार्मा कंपनीज और बायोटेक कंपनीज के साथ कोई बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जब भी कोई मेरे पास में जो भी नेबर्स रहते थे, वो पूछते कि अनु, आई थिंक व्हाट यू डू इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उनको किसी को पता नहीं होता था कि करते क्या है। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करती है। मैंने कहा कि वी आर डूइंग सो मच फॉर लार्ज फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज, क्यों ना हम अपने ही लोगों के लिए कुछ ऐसा करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम कर रहे हैं। सो अराउंड 10 साल पहले मैंने सोचा कि हम सब लोग जन्म पत्री तो देखते ही हैं। आई एम श्योर यूपी में भी बहुत लोग जन्म पत्री वगैरह देख के ये सोचते हैं कि ठीक है, कौन सी मतलब अपने हेल्थ का क्या होगा, अपने किससे शादी करनी है वगैरह। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि ये जो जीनोमिक्स होते हैं, जो हमारे DNA से पता कर सकते हैं, हम उसकी एक जन्म पत्री नहीं, एक जीनोम पत्री कर सकते हैं। तो हमने वो शुरू किया। तो ऐसे कहा कि आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपके घर में एक ऐसा किट आएगा जो आप जस्ट एक थोड़े से सलाइवा स्वैप होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने शुरू किया था 10 साल पहले, और अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इस जीनोम सीक्वेंसिंग से। एक तो जरूर ये है कि जो बीमारियां हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में कौन सी ट्रीटमेंट हो सकती है वो भी पता कर सकते हैं, लेकिन और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पता कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता चल सकता है कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन थोड़ा सेंट्रल एशिया, थोड़ा फ्रेंच, कहाँ से हम आए हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा खाना आपके लिए सूटेबल हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ आपके काम करेगी। तो ये जैसे कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में देख सकते हैं, और उसी से हम जीनोम पत्री से अब बहुत सारी बाकी चीज़ें भी निश्चित होती हैं। तो क्या फीमेल्स के DNA और जीन्स कुछ स्पेशल मिले आपको? फीमेल्स के जीन्स और DNA में कुछ स्पेशल मिला? नहीं, आई थिंक कि ये एक तो होता है नेचर और नर्चरिंग, जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। तो आई थिंक हमारे जो नर्चरिंग जो है, जो हमारी कंडीशनिंग है, उससे शायद कुछ फर्क हुआ होगा। वैसे ही हमारे बीच में इतना जेनेटिक्स में इतना फर्क नहीं है। आई थिंक हमारी सोच, और अगर हम कंडीशनिंग चेंज करेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें क्या है। लेकिन एक हम अभी स्टडी कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये देखें कि सच में कुछ है क्या अलग, और होपफुली कुछ महीनों में हो जाएगी इसमें। आपने नोबेल का जिक्र किया तो मुझे एक कहानी याद आती है। DNA के डबल हेलिक्स रिसर्च की कोई एक स्टोरी हमने साइंस में पढ़ी थी बहुत पहले। उसमें था कि एक फीमेल साइंटिस्ट उनके साथ काम करती थी, रोजल इंस्टीट्यूट। तो जब नोबेल प्राइज मिला तो उस नोबेल स्पीच में उस फीमेल का जिक्र तक नहीं था। मतलब वो एक कहानी थी कि उसने वो रिसर्च किया, वो वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है। खैर आगे जाते हैं।
गीतिका जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप बोलती हैं कि फीमेल्स को लाइक सेकेंड हाफ ऑफ देयर करियर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दे हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। आपको क्या लगता है कि अगर हम बोलते हैं कि ज़्यादा फीमेल्स जहाँ होंगी वो उनके लिए ज़्यादा सिक्योर फील्स होगी, किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है हम महिलाओं को? आप प्लीज़ मुझे गीतिका करें, मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा सा विस्तार में मैं डिटेल में जाके आंसर देना चाहती हूँ। बिकॉज जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आके बात करते हैं, एटलीस्ट मैं तो इसलिए नहीं आती कि मेरी प्रसिद्धि हो, मैं इसलिए आती हूँ ताकि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से शायद और किसी को थोड़ा सा एक टिप मिल जाए, क्लू मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए। सेकेंड हाफ मुश्किल होता है क्योंकि जो भारत में जो इस वक्त हमारा सोशल सिस्टम है उसमें प्राइमरी केयर गिवर एक फैमिली की महिला ही होती है, औरत ही होती है, और मेरा जो घर में सिस्टम है वो भी वैसा ही है। तो तब आपको कुछ फैसले करने होते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत प्रैग्मैटिज्म के साथ। और मेरा सबसे बड़ा फैसला जब मैंने अपना सेकेंड हाफ शुरू किया करियर का वो ये था कि मैंने अपनी चॉइस से अपनी बेटी को जन्म दिया है, मैंने और मेरे पति ने। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा वो ही होगी, जब तक वो 16-18 साल की ना हो जाए। शी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। वक्त चाहे वो वक्त की बात हो, चाहे वो मेरे एनर्जी लेवल्स की बात हो, ध्यान देने की बात हो, अगर मुझे प्रोजेक्ट्स और उसके एग्ज़ाम के बीच में प्रोजेक्ट्स या उसके किसी ऑब्लिगेशन के बीच में चूज़ करना हो, 90 टाइम्स आउट ऑफ 100 मैं अपनी बेटी को भी चूज़ करती हूँ। तो बहुत क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, आई एम वेरी सॉर्टेड ऑन दिस। सेकेंड जो मेरा चॉइस था कि मैं शॉर्टकट्स नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे ये करियर अगले 10 साल या 5 साल के लिए नहीं चाहिए था। मैं एज अ स्पीकर, बतौर स्पीकर अब अपना एक नया करियर शुरू करने जा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकिंग का। मुझे ये तब तक करना है जब तक मैं अपने 2 पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। तो शॉर्टकट से मैं वहाँ नहीं पहुँचने वाली थी, मुझे बहुत ही प्योरिटी से ये जर्नी तय करनी थी जो बहुत लंबी रहेगी, बट मैंने वो किया, वो एक बहुत क्लैरिटी के साथ दूसरा चॉइस था। सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एंड सपोर्ट सिस्टम मांगने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो एक मर्द हो, चाहे आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरे कलीग हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पहले 5 से 6 साल जब जिया, 5 से 6 साल की थी, तब तक मेरी कई बार फ्रेंड्स आती थी, मेरी मम्मी आती थी फ्लाइट्स पकड़ के, मेरे पापा आते थे, मेरे हस्बैंड छुट्टी लेते थे, कई बार 2-3 मेल संभालती थी। हमने क्या कुछ करके मैंने काम किया है, पर हेल्प सबसे मांगी है, और इसमें बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। हेल्प मांगनी चाहिए एंड हम सबको एक दूसरे को हेल्प देनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ वर्किंग वुमन। उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि जो मेरी इंडस्ट्री है, लाइव इंडस्ट्री, उसमें जो एंकर्स हैं, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, रिनी साइमन और वो सब लेजेंड्स से, और कहीं बीच में आके फ्रॉम 2000, 2005, 2010 सारा फोकस पूरा ग्लैमर पे चला गया था फॉर स्टेज होस्ट्स। वो चीज़ वो मुझे गवारा नहीं थी, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर एक महिला, चाहे वो फिल्म में हो, स्टेज पे हो, वो जिस तरह से अपने आप को पेश करना चाहती है, जो ऑर्गेनिकली उसके लिए वो उसकी चॉइस है, चाहे वो किसी तरह के कपड़े पहने, किसी तरह का एक्शंस करे, बात करे, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, और मैं पूरी तरह से उस चॉइस की इज्जत करती हूँ, लेट मी टेल यू दैट। बट अगर वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेल गेज को केटर कर रही है, क्योंकि जो आदमी है वो फैसले कर रहे हैं कास्टिंग के, और उनके दिमाग में ये कन्वेंशन है कि स्टेज पे जो एंकर खड़ी है वो ऐसे दिखनी चाहिए, वो ऐसी ड्रेस्ड होनी चाहिए। नहीं, अगर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पहन के खड़ी हुई है, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, वो एक महिला की मर्जी होनी चाहिए, ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि टू केटर टू माई मेल गेज आई विल डू दिस और आई विल नॉट डू दैट। तो वो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं वो कभी भी नहीं करूँगी। एंड मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत एक हिपोक्रिटिकल सी बात है हमारी सोसाइटी में, बहुत ही गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए आगे चल के। बहुत अजीब बात है कि जो ये मेल क्लाइंट्स हैं, या जो एक मेल गेज है, और उस मेल गेज में औरतें भी आती हैं जो पावर पोजिशंस में बैठी हैं, बाय द वे दे ऑल्सो केटर टू दैट। आप
ऊपर चढ़ रहे होंगे, अगर आप उस मेल गेज को केटर कर जाओगे ना, तो 10 साल से ज़्यादा आपका करियर नहीं चलने वाला। अगर आप उस मेल गेज को चैलेंज करोगे और वो आपकी इज्जत करेंगे, आप अगले 100 साल वो करियर चला पाएंगे। ये बहुत हिपोक्रेटिकल सी बात है हमारे देश में, बट ये सच है। So I was very clear of all of these things, and those are the principles that I have based my career on. And Radha, you would like to add something to this? I have had a fantastic support system. मैं पूरे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो एक ग्रैंड मदर्स, मेरे बच्चों, मेरे दो लड़कियाँ हैं, वन इज़ 24 and one is 17, and for us we are 4 पीढ़ियाँ रहती थी घर में, तो हमारे बच्चे, हम मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर भी थी, जो इस साल उनका अनफॉर्चुनेटली तो आफ्टर 102 शी पास्ड अवे। बट ये हमेशा ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है कि वो बच्चों के साथ खेले, और दोनों डॉक्टर्स से, बट दे एंजॉय डूइंग दैट। हमको भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं 60% ट्रैवल करती थी, लेकिन घर में कोई ना कोई रहता था, तो सपोर्ट सिस्टम तो आई थिंक ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाओ तो ठीक है, कभी ग्रैंड मदर चले गए, कभी ग्रेट ग्रैंड मदर चले गए, कभी फादर चले गए, ओके, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट other than that, I think I have not really faced much of a problem, because I think I enjoy delegation. With your permission, मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। तो हमारा जो सोसाइटल सिस्टम है, उसमें हम आमतौर पे अपनी या तो इन-लॉज के साथ रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। तो यहाँ बैठी सब जो मदर इन लॉ, अगर कोई है जो मदर इन लॉज हैं और आपकी बहुएँ हैं जो काम कर रही हैं, मैं एक अपील यहाँ पे रखना चाहूँगी कि ये माइंडसेट मत रखिए कि मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, मैं नहीं अब हेल्प कर सकती, मैं आराम से बैठना चाहती हूँ। ऐसा मत करिए। ये मत सोचिए कि वो आपकी बहू है, इसलिए मैं उसकी मदद करूँ या ना करूँ। ऐसे सोचिए वो एक औरत है जो दुनिया में जाके दुनिया बदलने वाली है। एक को सिस्टर को आप सपोर्ट करिए। मुझे अपनी मदर इन लॉ से बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को सारा सपोर्ट अपनी मदर से ही मिला, पर मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह का माइंडसेट आगे चलता रहे या बढ़ता रहे। सो वी मस्ट सपोर्ट ऑल द वुमेन हु आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगला सवाल बिल्कुल आई एग्री टू दैट। अगला सवाल एंटरप्रेन्योरशिप से पूछते हैं। राधा जी, आपसे पहले पूछूंगी, हमारी इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स के बीच इकोनॉमिक लिटरेसी का बहुत क्राइसिस है, उस पर आप? आई डोंट थिंक क्राइसिस है। आई थिंक दो चीज़ें होती है। वन, आई थिंक वुमेन लुक एट ROI मोर देन, सो आई थिंक अल्टीमेटली इट इज कि किसके पास, आई थिंक दे आर लुकिंग एट हु इज इन अ फैमिली हु इज मेकिंग मोर मनी, एंड देन देयरफॉर दे आर लुकिंग एट इट इन अ मोर, आई थिंक, स्ट्रेटेजिक वे। तो द सेकंड बात ये है कि किसी ने आपने ही कहा था कि नंबर ऑफ 59% इवन एजुकेटेड वुमेन, they have to be passed on that responsibility to their husband, which is, I think that is a big problem, and I think that is part of our condition, and that needs to change. I think if you gave the same amount of money to a woman, she would probably manage it better, but somehow that confidence नहीं है। So I think पहला ये होना चाहिए कि सबके लिए थोड़ी सी क्लासेस होनी चाहिए कि how do you manage money better, and I think once we have that education, I don't see why we will have a problem with that. So it's, in my opinion, it's mostly a conditioning problem, and I think that is changing. I think if you look at my daughters and others, I think they have changed. I remember even my parents, my mother managed all the money. My dad never did. He would give the money, and it was always my mom's responsibility to manage everything. So I think I have seen that. So for me, it was not a problem. But I do understand that for a lot of people, it's just natural to give that away to someone else. तो हमारी जो संस्कृति है, जो हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, उनमें से जो हमारी जो चीफ फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो तो लक्ष्मी जी हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो माइंडसेट ही गलत है हम लोग का कि औरतें पैसे मैनेज नहीं कर सकती। आई फील एक इंस्टिंक्टिव इकोनॉमिक लिटरेसी सभी भारतीय औरतों में हमेशा से रही है, बिकॉज घर का खर्च हमेशा से महिलाएं ही संभालती आई है।
बट एज ए वुमन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने जितना भी पैसा आज तक कमाया है मैंने उसे बहुत सीरियसली लिया है और अपने आप उसे मैनेज किया है और सीखा है कि मुझे उस पैसे को कैसे मैनेज करना है। बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट, आप जो पैसा कमा रहे हैं या जो पैसा आपके परिवार में आ रहा है उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डिफ़िकल्ट करियर चॉइसेस ले रही हैं एज अ वुमन, जो पॉपुलर चॉइसेस नहीं हैं, जो इजी शॉर्टकट्स नहीं हैं, उस पैसे को भी आपके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस महीने में मैं 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स को ना कहती हूँ जो मुझे नहीं करने, जो मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, उस महीने मेरा जो पैसा बैंक में बैठा हुआ है या डेट फंड्स में है या म्यूचुअल फंड्स में है या गोल्ड में है, वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी वर्किंग महिलाएं कि आप अपने पैसे को मैनेज करना समझें, वक्त निकालें, ट्यूटोरियल्स लें, एडवाइस लें, समझें, एंड जो पैसा बैठा हुआ है उसको भी आप अपने लिए आप काम कराएंगे, आपकी बहुत बड़ी शक्ति बनेगी आगे जाके। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आती है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप फाउंडर हैं किसी चीज़ की, तो कभी ऐसा हुआ कि जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल दे फील रिस्क कि बहुत ज़्यादा रिस्क है आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने में, इफ इन सम प्रोजेक्ट, आई रादर यू कैन टेल दिस बेटर। So I think that I don't know if they say it plainly, but I think the total number of women who get the investment, especially in the venture world, is very, very small. And what the reasons are, I think they only know. But because from a logical sense, that doesn't make sense, right? Like if you look at it, that you're seeing more returns from the data, but the reality is that you don't see that. And I think part of it is 2-3 things, right? One is when people want to invest money, they are comfortable investing in people like themselves, right? So I think we don't have enough women who are investing money, and therefore I think the natural this thing वो जो आदत हो जाती है तो अपने टाइप के लोगों में इन्वेस्ट करें। So I think first we need to change, more women need to become investors. Once more women become investors, then it becomes more natural, right? So you see that now we have a lot of bankers जो women हैं, so उसके हिसाब से I think we are seeing that it is more very normal to do that. So I think that's what we need to do first, change at the top, because once you change at the top, it becomes a normal thing. And the numbers have still not changed. I think the numbers are still quite bad, whether it is sexism, ageism, whatever isms it is. But the truth is that is really there, and the data doesn't disagree. I have a different question for you. Being a strong woman, do men around you feel intimidated? All the time. Can I tell them a joke? Yeah. So, when I was in college या फिर जब मैं काम भी करना शुरू किया, तो वो एक सीरीज एक माइंडसेट था जो बचपन से वो डिस्टोप्रा फिल्म में देख के आई थिंक हम सब में घुस जाता है, अरे शादी करनी है, सेटल डाउन होना है। बड़ी मुश्किल भी थी मुझे, क्योंकि बहुत हर लड़का बहुत इंटिमिडेट होता था। और आज के डेट में भी मुझे लगता है, मुझे बोला जाता है बहुत खुले तरीके से कि वी गेट इंटिमिडेटेड। पहले मैं इसके लिए चिंता करती थी